नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना जो पूरे देश में फैल रहा है और जो लेटेस्ट रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक तकरीबन 319 मरीज कोरोना के अब तक डिटेक्ट किए जा चुके हैं हमारे देश यानी इंडिया में, भारत में। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें जहां से हम आपसे मुखातिब हैं, तो यहाँ पर भी 5 पेशेंट मिले हैं आज, जिसमें 4 गाजियाबाद के और 1 नोएडा का पेशेंट मिला है। JN-1 वेरिएंट है कोरोना का ये, और ये फैल रहा है। इसमें जो मुख्य लक्षण है वो खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, गले में खराश है। लेकिन इस बारे में कि ये वेरिएंट जो है कितना खतरनाक है और इससे कितना डरने की जरूरत है, आपको इसे बताने के लिए हमारे साथ लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर भावना जैन मौजूद है हमारे साथ। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू अनूप जी। जी, भावना जी, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो खबर आई है अभी उसके मुताबिक यूपी में 5 पेशेंट और मिले हैं, 4 गाजियाबाद में, 1 नोएडा में। और बताया जा रहा है कि JN-1 ये वेरिएंट है कोरोना का और इस समय पूरे देश में है। अगर पेशेंट की बात करें तो 319 पेशेंट अब तक डिटेक्ट हो चुके हैं कोरोना के। 18 साल से लेकर 70-75 साल तक के इसमें पेशेंट शामिल हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट जिस स्टेट से मिले हैं वो है तमिलनाडु। तो आप जरा बताएंगे इस वेरिएंट के बारे में कि ये वेरिएंट क्या है और क्यों इस समय फिर फैल रहा है? देखिए, कोविड जैसा हम सब लोगों ने अभी देखा अपने रिसेंट ईयर्स में, कोविड ने काफी हमारे पूरे वर्ल्ड में मैं बोलूंगी कि काफी उत्पात मचाया। बहुत सारे इनकी वेव्स आई और बहुत ही पेशेंट्स को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। पैंडेमिक के बाद में अब ये जो कोविड है ये एंडेमिक स्टेज में आ गया है। एंडेमिक माने कि थोड़ा बहुत ये हमेशा हमारे एनवायरनमेंट में बना रहेगा। जब भी इसको मौका लगा या उसको एक होस्ट मिला, एक ऐसा वल्नरेबल होस्ट, होस्ट से हमारा मतलब है यहाँ पे कि ह्यूमंस, ऐसे ह्यूमंस जिसमें ये प्रवेश करके और मल्टीप्लाई करके ये अपना रंग दिखा सकता है, तो ये दिखाता रहेगा। तो ये अभी एंडेमिक स्टेज में आ गया है। अब इस समय क्यों हमको ऐसा स्पाइक देखने को मिल रहा है, या मैं बोलूंगी कि केसेस क्यों इस समय ज्यादा हो रहे हैं, इसका जी। एक रीजन हो सकता है जो मोस्ट ऑफ द टाइम काफी वायरसेस में, या मैं कहूंगी किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन में, ये बहुत कॉमन फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि जब हमारा एक बार इन्फेक्शन हुआ, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हुई, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद ये इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो अब उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यूनिटी उतनी नहीं रहेगी जितनी कि जब वो इन्फेक्शन हुआ था तब थी। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो 2022 में हमारे कोविड के केसेस थे मैक्सिमम हमारे पास में। उसके बाद से धीरे धीरे तभी हमने सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन किया, कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन्स लगाई, सब कुछ किया, लेकिन तब से सबसे अब तक ज्यादा में नुकसान भी लगभग उसी दो समय हुआ था। सबसे ज्यादा एग्जैक्टली नुकसान भी उसी समय हुआ था। उसके बाद से हमने क्या हुआ कि धीरे धीरे ये कोविड वैक्सीनेशन भी नहीं है, कोविड का इन्फेक्शन भी नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई थी वो इम्यूनिटी धीरे धीरे कम आ रही है। तो अब जब ये कम हो रही है तो अब वायरस को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो फिर से हमको इन्फेक्ट करे और हमारी बॉडी में आए। तो ये जो इस समय थोड़ा सा स्पाइक देखने को मिल रहा है, उसका रीजन जहां तक है यही है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी कोविड के अगेंस्ट अब थोड़ी सी कम हो गई, तो इसी वजह से ये जी। देखने को मिल रहा है। जी, आपने 2023 की बात की, 2022 की बात की, तो उस समय डेल्टा वेरिएंट था और ये JN-1.286 वेरिएंट बता रहे हैं। तो डेल्टा वेरिएंट तो काफी खतरनाक था, हम सब जानते हैं, हम सभी भोगी हैं। तो ये वेरिएंट कितना खतरनाक है, और अगर मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई जैसा कि आप बता रही हैं और ये आपके शरीर में घुस गया ये वायरस, तो कितना नुकसान पहुंचाता है? लक्षण क्या क्या है? एक्चुअली अगर आप ध्यान दें तो डेल्टा वायरस के बाद में हमारे पास में ओमिक्रॉन था। हम्म। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था वो स्प्रेड तो बहुत तेजी से हुआ, मतलब बहुत तेजी से उसने लगभग हम सभी को इन्फेक्ट किया, हम में से कोई भी नहीं हम्म। बचा होगा।
लेकिन उसकी सिवियरिटी बहुत कम थी। मतलब जितनी नंबर ऑफ डेथ्स डेल्टा वेरिएंट के टाइम पे हुई, उतनी ओमिक्रॉन के टाइम पे नहीं हुई। नहीं हुई। तो मैं कहूंगी कि हमारी किस्मत अच्छी है, या फॉर्चुनेटली ये जो JN.1 इस समय सर्कुलेट कर रहा है, ये इसी ओमिक्रॉन वायरस का या ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है। तो हम ओके। ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये इसकी प्रेजेंटेशन माइल्ड ही रहेगी। ये हमारी बॉडी में यूजुअली जैसे कॉमन फ्लू के लक्षण होते हैं कि फीवर हुआ, रनिंग नोज हुई, थोड़ा सा गला खराब हुआ, बॉडी एक हुआ, उसी तरीके के माइल्ड से सिम्टम्स के साथ में आएगा, रहेगा, 3 से 5 दिन तक रहेगा बॉडी में, एंड धीरे धीरे ये अपने आप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस एक हेल्दी इंडिविजुअल में इसे नहीं करना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली जो हमारे वल्नरेबल पेशेंट्स हैं या जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जैसे मैं स्पेशली बताना चाहूंगी कि ये पेशेंट्स हमारे हैं जो मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज, किसी न किसी रीजन से अगर इनकी इम्यूनिटी लो है, जैसे कि HIV का इन्फेक्शन है, या किसी तरह का क्रॉनिक किडनी डिसीज है, कोई उनको डायबिटीज के पेशेंट हैं, या क्रॉनिक लिवर डिसीज है, क्रॉनिक लंग्स की डिसीज है, इस तरह का अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास में है, या कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन इस तरीके के हैं, तो उनको थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी वायरस, मैं सिर्फ इसी वायरस की बात नहीं कर रही, कोई भी वायरस इन पेशेंट्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस इन्हीं में होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बचने की बहुत जरूरत है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में या तो ये एसिम्टोमेटिक रहेगा जिसे पता भी नहीं चलेगा, या एक नॉर्मल कॉमन फ्लू की तरह से, कॉमन कोल्ड की तरह से ये होके खत्म हो जाएगा। जी, मैं इसी पॉइंट पे आना चाहता था। जैसे घर में मान लीजिए मैं हूँ या मेरा बच्चा है, अब जनरली गले में खराश है, खांसी आ रही है, बुखार भी हो गया, बदन में दर्द भी है, तो हाउ कैन वी डिफाइन कि मतलब ये नॉर्मल फ्लू है या फिर कोरोना है? क्या इसके लिए टेस्ट कराना पड़ेगा, RT-PCR करानी पड़ेगी हमें? जी, देखिए इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर इस तरीके का किसी को भी सिम्टम है, वो चाहे नॉर्मल फ्लू हो, चाहे कॉमन कोल्ड हो, चाहे कोरोना हो, सबसे पहला और फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमें खुद को तुरंत आइसोलेट करना चाहिए। आइसोलेट डजेंट मीन कि हम एक रूम में चले गए और हमने बात करना और वो करना सब बंद किया। आइसोलेशन मीन्स कि हम अपनी चीजें अलग कर लें। मान लीजिए अगर हम टॉल यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारी टॉल हम ही यूज करें, कोई और ना करें। मान लीजिए हम कोई हैंडकरचीफ यूज कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो सब लोग हुँ। यूज ना करें। हम तुरंत मास्क पहन लें। हम अब थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को क्लीन करते रहें, वॉश करें। ये तो हमें तुरंत करना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए हमें इस तरीके का सिम्टम हो रहा है, तो अर्ली टेस्टिंग शुड बी द की। तुरंत ओ हमें डॉक्टर से अपने कांटेक्ट करके तुरंत जांच करानी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर हम जांच नहीं करा रहे हैं, तो एक तरह से हम ऑस्ट्रिच फिनोमेना होता है ना, अपनी आंख बंद कर रहे हैं कि हमें किस तरह का इन्फेक्शन। उससे बेटर वे ये है, क्योंकि कोविड कोई ऐसी चीज नहीं, मतलब पैनिक होना या घबराना उसकी जरूरत नहीं है। पर हाँ, सचेत होने और अवेयर होने की तो डेफिनेटली जरूरत है। तो अगर मान लीजिए हम अपनी टेस्ट करा लेते हैं और हम पॉजिटिव हो भी जाते हैं, तो हम कम से कम फर्दर उसको स्प्रेड होने से बचा पाएंगे, और हम खुद को तुरंत आइसोलेट कर पाएंगे। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, बिना जी, घबराए तुरंत सारे प्रिकॉशंस ले लें, और तुरंत जांच भी कराएं डॉक्टर को दिखा के। तो दोनों तो चीजें जी साथ ही साथ होनी चाहिए। जी, डॉक्टर भावना जैन, हम ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमने टेस्ट करा लिया, हम पॉजिटिव निकल गए, तो दवाएँ क्या वही दवाएँ चलेंगी जो पिछली बार कोरोना के मरीजों को दी जाती थी, या इस बार दवाओं में कुछ परिवर्तन है, या फिर जो नॉर्मल फ्लू की और कोल्ड की जो दवाएँ हैं, उन्हीं से काम चल जाएगा? एक्चुअली इसमें देखिए अब जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के साथ में आप थोड़े से खुद समझदार होते हैं। तो अब जब हमने इतने टाइम के लिए कोरोना वायरस को झेला, उसको सहन किया, तो अब धीरे धीरे हमारी भी नॉलेज कुछ अपडेट हुई है। हमें भी समझ में आया है कि जो काफी ऐसी दवाएं जो उस समय दी जाती थी, शायद उनकी उतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं थी, हाँ। तो अभी भी, और ना उतने पैनिक की जरूरत है। मतलब ठीक है, वायरस है, उसने बहुत तबाही मचाई,
पर ये वायरस फिर भी उतना भी खतरनाक नहीं है कि हम घबरा जाएं। तो उसके लिए बेस्ट जज तो आपके डॉक्टर है। मतलब आपके डॉक्टर जब आपके सिम्टम्स देखेंगे, आपकी बाकी की कंडीशंस देखेंगे, तो वो इलाज शुरू करेंगे। बट फिर भी मैं बोलूंगी कि इसमें जैसे नॉर्मल फ्लू या कॉमन फ्लू होता है जिसमें किसी भी एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती, किसी भी और उसकी जरूरत नहीं होती एक हेल्दी पर्सन को, उसी तरह से इसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी पेशेंट में हाई रिस्क पेशेंट है, उसमें किसी तरह का जो मैंने अभी कंडीशंस बताई थी इस तरीके की कोई चीज है, तो हो सकता है कि उनको एक माइल्ड सी एंटीबायोटिक दी जाए या कुछ भी और ट्रीटमेंट दिया जाए। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर सिचुएशन, योर कंडीशन, कि किस तरह का ट्रीटमेंट चलेगा। पर डेफिनेटली जो दवाएं उस समय इफेक्टिव थी वही दवाएं इफेक्टिव हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मतलब रेजिस्टेंट है या दवाओं का असर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो जी डॉक्टर भावना जी ये बताइए कि मैंने तो उस वक्त वो ले लिया था, वैक्सीन ले ली थी, दोनों डोज ले ली थी, बूस्टर डोज ले ली थी। तो इस बात को हुए तो 2 साल से ऊपर हो गए हैं। तो क्या अभी भी वो जो वैक्सीन उस समय लगाई गई थी पूरे देश में, पूरे देश के लोगों को, वो वैक्सीन अभी भी काम कर रही है, या फिर हमें फिर से नया वैक्सीन लेने की जरूरत है इसके लिए, या कोई और नया वैक्सीन आया है उसको लेना पड़ेगा हमें, या क्या करना पड़ेगा? अगर या ये भी इस बात की भी आशंका है कि जो लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं, बूस्टर डोज भी ले चुके हैं, उन्हें भी दोबारा हो सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो भी वैक्सीन हमें उस समय दी गई थी या जो भी वैक्सीन हमने ली है, उसकी जो लाइफ थी, मतलब जो वो इम्यूनिटी उसने जनरेट की, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ ओके। 6 महीने से मैक्सिमम 1 साल, उससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। तो अब हमको दोबारा, अगर हम प्रेजेंट एपिसोड से खुद को बचाना चाहते हैं, तो हमको वैक्सीन तो दोबारा लेनी पड़ेगी। वैक्सीन का ये स्टेटस है कि उस समय मल्टीपल वैक्सीन थी हमारे पास में, कोवैक्सिन थी, कोविशील्ड थी, कई सारी वैक्सीन थी। एज ऑफ नाउ WHO ने अभी जो रिकमेंडेशंस दिया है उसके हिसाब से वो अभी कोविशील्ड और कोवैक्सिन की बात नहीं कर रहे, वो ओके। बूस्टर डोजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन थी उसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्ना की बात कर रहे हैं, नोवावैक्स की बात कर रहे हैं। रादर नोवावैक्स काफी ज्यादा एफिशिएंट है इस वेरिएंट के अगेंस्ट। लेकिन अभी तक उन्होंने और कुछ इसके रिगार्डिंग नहीं बताया है कि क्या होना चाहिए। तो हम भी वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या WHO की तरफ से हमारे पास में कुछ इसके लिए गाइडलाइंस आए कि कौन सी वैक्सीन देने से फायदा है। पर ये तो डेफिनेट है कि वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी दोबारा, वो वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। डू यू मीन कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया था, पिछली बार वैक्सीन ली थी, इवन बूस्टर डोज भी लिया है, उनको दोबारा से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक, या फिर WHO के गाइडलाइंस के मुताबिक दोबारा अगर वो कोई वैक्सीन रिकमेंड करते हैं तो वो लेनी पड़ेगी? डेफिनेटली वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस वैक्सीन ने इम्यूनिटी बहुत लंबे समय के लिए नहीं प्रोड्यूस करी थी। वो होता ही है, अगर आप देखिए तो जैसे इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, डॉक्टर आपके रिकमेंड करते हैं कि हर साल आपको लेना होता है। जब भी हमें चांसेस हैं कि इन्फ्लुएंजा का पीक आएगा या इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, तो उससे पहले आपको वैक्सीन रिकमेंड करी जाती है। तो उसी तरह से ये भी वायरस है, ये भी उसी तरीके का इन्फेक्शन है जिसमें आपको हर साल या हर 15 महीने में, 18 महीने में वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ेगी। वो तो है। जी। आपने हमारे दर्शकों को बड़ी अच्छी बात कही कि घबराने की बात जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और ये वेरिएंट जो है वो उतना खतरनाक नहीं है जितना डेल्टा हुआ करता था या डेल्टा हुआ था। लेकिन फिर भी आपसे मैं जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके जरिए कि फिलहाल प्रिकॉशंस क्या शुरू कर दें हम लोग। मान लीजिए लखनऊ में नहीं आया है, या इलाहाबाद में नहीं आया है, वाराणसी में नहीं आया है, बाकी किसी शहर में कोई पेशेंट नहीं मिला है, तो क्या इन शहरों में जहां पर अभी तक कोई पेशेंट नहीं मिले हैं वहां पर प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है पब्लिक को, कम से कम हाँ जी, पब्लिक प्लेस पे? बिल्कुल, बिल्कुल लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखेंगे कॉमन कोल्ड के केसेज़ हर जगह हैं। यहाँ पे नहीं आया है या नहीं रिपोर्ट हो रहा, तो शायद उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम टेस्ट भी नहीं कर रहे उसके लिए। भई अभी तक हमको ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला तो हम टेस्ट नहीं कर रहे। तो हमको अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए। प्रिकॉशंस में सबसे पहला यही है कि अगर किसी भी पेशेंट, किसी भी पर्सन को थोड़ा भी कॉमन कोल्ड, जो सिम्पटम्स की अभी हमने बात करी थी, फ़ील होता है और वो
ये कर सकते हैं अगर, तो उनको अपने घर पे रहना चाहिए। मतलब आप बाहर ना निकलें, आप छुट्टी ले लें अपने जॉब से, या कहीं पे भी आपको अगर जाना भी है, तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। पर अगर मान लीजिए जाना ही है, अवॉइड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट मास्क पहनिए। अपने हैंड हाइजीन करते रहिए, थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए। खुद को स्वस्थ रखने के लिए मतलब वही है, ढेर सारा पानी, हाइड्रेशन, अच्छा खाना, इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए, सो दैट एट लीस्ट आप इसको स्प्रेड ना करें, इसको स्प्रेड आगे नहीं ना करें। बढ़ाएँ। हाँ। बाकी बाकी पब्लिक के लिए भी यही है कि इस समय अवॉइड कीजिए, जैसे किसी क्लोज्ड स्पेस में अगर आपको जाना है, सपोजिंगली जैसे मैरेजेज़ ही होती हैं, हम्म। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो इस तरीके के फंक्शंस को अवॉइड कीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका ध्यान रखिए कि आप मास्क लगाइए, आप हैंड हाइजीन कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक सवाल मेरे मन में एक उत्सुकता उठ रही है, वो ये कि मान लीजिए जो पेशेंट मिले हैं या जो डिटेक्ट हुए हैं या डिटेक्ट होते हैं, तो पिछले वाले वेरिएंट में तो ये होता था कि ऑक्सीजन लेवल जो है लंग्स इफेक्टेड होते थे और ऑक्सीजन लेवल बहुत प्रभावित होता था या डिस्टर्ब होता था, डाउन हो जाता था। तो इसका खतरा इसमें भी है या? देखिए, अगर आप याद करें ओमिक्रॉन के टाइम पे इसका खतरा काफ़ी कम था। अगर हुँ, ये ऐसा हुआ भी है, तो उन्हीं पेशेंट्स में ज़्यादा हुआ है जो ऑलरेडी उनको किसी न किसी तरीके की कोई बीमारी है ना? हुँ, तो अगर आज की डेट में भी मान लीजिए ऐसे किसी पेशेंट को, कोई बहुत ही एजेड पर्सन है, या किसी को किसी तरीके की कोई लंबी बीमारी है, डायबिटीज़ है, एज़ इट इज़ अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया हब है डायबिटिक पेशेंट्स का। तो हमारे यहाँ जी, हर दूसरे से तीसरा पर्सन डायबिटीज ज़रूर है। तो अगर उनको हुँ, मान लीजिए अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल है, मतलब डायबिटीज होना और शुगर कंट्रोल ना होना, ये 2 चीज़ें नो, हैं। 2 अगर चीज़ें हैं। शुगर उनकी कंट्रोल नहीं है और तब हुँ, उनको इस तरीके के सिम्पटम्स आ रहे हैं कि मतलब एक खतरा है कि हो सकता है कोविड-19 हो, तो उनको हुँ, अपना डेफिनिटली ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना चाहिए, क्योंकि हुँ, वायरस वही है, जो उस समय था वायरस वही है। ठीक है कि ये कम हुँ, इंटेंसिटी का है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, तो इट इज़ वेरी माइल्ड, बट डेफिनिटली हुँ, वायरस वही है। तो अगर उसको कोई भी ऐसा पेशेंट मिलेगा तो खतरा तो है कि वो उसी तरीके का इन्फेक्शन कर दें, हुँ, कॉम्प्लिकेशन करें। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स को तो सचेत रहने की ज़रूरत है, अपना ध्यान देने की। अगर थोड़ा हुँ, भी उनको साँस लेने में तकलीफ हो रही है, खाँसी ज़्यादा है, ज़्यादा हुँ, मतलब कि इस तरीके की हो रही है कि उनको अंदर से खाँसी का जैसे एहसास हो रहा है, या कुछ खड़-खड़ की आवाज़ है चेस्ट में, या हुँ, किसी भी तरीके का ऐसा लग रहा है कि हुँ, क्या साँस लेने में डिफ़िकल्टी है, तो तुरंत उनको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। हुँ। इसमें मतलब कैज़ुअल होने की ज़रूरत नहीं मतलब है, तुरंत सेल्फ उनको दिखाना मेडिकेशन नहीं करना है। बहुत लोग हमारे यहाँ। डेफ़िनिटली नहीं। हाँ, हाँ। डेफिनिटली नॉट, सेल्फ हुँ, मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं। मेरा हुँ, इससे ये मतलब नहीं है कि थोड़ी-सी आपको जुकाम हुआ है, आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँच जाइए, बिल्कुल हुँ, ज़रूरत नहीं है। जैसे हुँ, जुकाम होता है, नॉर्मल है, उसको आप हुँ, बिल्कुल 2 से 3 दिन तक अपने मतलब घर पे रहिए, आराम हुँ, कीजिए। जो हुँ, हल्का पैरासिटामॉल होता है, इस तरीके की चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन हुँ, अगर थोड़ा भी आपको लग रहा है कि हुँ, आपके साँस लेने में तकलीफ है, या बुखार बढ़ रहा है, जुकाम बढ़ रहा है, तो आपको हुँ। तुरंत दिखाना है, फिर आप दवाएँ खुद मत लीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। जी, डॉक्टर भावना जैन, आखिरी सवाल आपसे जान पूछूँगा कि कोरोना एक शब्द ऐसा है जो सुनते ही मन में दहशत-सी, डर-सा उत्पन्न होता है। तो पब्लिक में डर ना हो, लोगों में डर ना हो इस बात का कि अरे कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। तो आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए, भारतवर्ष के जो लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? ताकि वो उनका, जो आपने कहा कि शरीर का इम्यूनिटी तो मजबूत रखना ही रखना है, उनका मोरल भी मजबूत रहे। देखिए, उसके लिए मैं सिर्फ़ ये बोलूँगी कि अगर हम अपने आँकड़े उठाएँ, भारत में जिस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, या आप बात करिए अगर हम डर की बात कर रहे हैं, तो डर हुँ, हमें सिर्फ़ मरने से होता है। तो अगर मैं मॉर्टेलिटी रेट्स की बात करूँ, हुँ, कि किस रीज़न से मृत्यु हो रही है, तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ मोर डेंजरस, हुँ, स्वाइन फ्लू इज़ मोर डेंजरस। जो हुँ, रोड पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनकी वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट या कोविड-19 कुछ भी उसके अनुपात में इतनी डेथ्स नहीं कर रहा कि उससे डरने की ज़रूरत है। अगर हुँ, हम हुँ, सचेत रहेंगे, अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे, अपने साथ-साथ
अगल-बगल का भी ध्यान रखेंगे। अगर हमें पता है कि हमें किसी तरीके का इन्फेक्शन है, तो हम खुद अपने आप को आइसोलेट कर लें, हम बाहर ना जाएँ, हम लोगों को एक्सपोज़ ना करें इस इन्फेक्शन से, तो डेफ़िनिटली इसमें इतना डरने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। ये माइल्ड सा वेरिएंट है, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन करेगा और निकल जाएगा 3 से 4 दिन में, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। जी, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूर ये सच्चाई है कि पेशेंट मिल रहे हैं डे बाय डे JN.1 वेरिएंट के कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी है। लेकिन जैसा कि लखनऊ वेदांता हॉस्पिटल की माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर भावना जैन ने आप लोगों को बताया, उन्होंने अभी भी बताया हम लोगों को कि इससे बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सचेत रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और जो प्रिकॉशंस हमने पिछली बार लिए थे, उसी तरह के प्रिकॉशंस को बनाए रखना है और अपने आप को बचाए रखना है। डॉक्टर भावना जैन जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।